हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी में। दोस्तों ये आज हमारा जो ग्रामीण परिवेश यूपी लेखपाल के लिए जो कि बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये 25 क्वेश्चन का इसका सेगमेंट होता है, तो उसका हम प्रैक्टिस करेंगे। आप पढ़ाई कहीं से भी करते हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है, ये आपको भी पता होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे। 25 क्वेश्चन का मैं डिस्कस करूँगा और उसका मैं एक्सप्लेन भी करूँगा पूरा उसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है। ठीक है, तो ये कौन सी की गई है? कोसवानी की गई है। आप यहाँ व्याख्या में भी देख रहे हैं, उत्तर दिख रहा है आपको। खैर ठीक है, तो मेरा उद्देश्य है आपको एकदम क्लियर करना और पूरा एक्सप्लेन करना। ठीक है, और आपको एकदम मतलब याद हो जाए, और आप इस प्रैक्टिस को बार बार कीजिए ताकि याद हो जाए। ठीक है, आप कोई भी चीज़ बार बार को करेंगे तो याद हो जाएगा। और ये ग्रामीण परिवेश है, एक टाइप का जीएस ही है, और जीएस आपको ही पता है, जब बार बार ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो अभी आपको याद हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेन देख लेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा कोसवानी वेबसाइट जारी की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता आए। कोसवानी वेबसाइट वित्त विभाग में कार्यरत कर्मचारी, अधिकारी और आम जनता के लिए बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में जनसंख्या कितना, लिंगानुपात कितना तक पहुंच गया था। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 912। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, 912 पहुंच गया था। अब इसका एक्सप्लेन देखेंगे यहाँ पे। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है, जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 898 था। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर 1024 तथा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर था, जिसका 851 था। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि सबसे कम कौन सा था और सबसे ज़्यादा कौन सा था। सबसे ज़्यादा जौनपुर जिला था और सबसे कम जो है ये गौतम बुद्ध नगर था, 851। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, अगला देखेंगे, किस मंडल को भविष्य के उत्कृष्ट उद्योगों का केंद्र माना जाता है। ठीक है, तो मिर्ज़ापुर को माना जाता है, ये आपको पता है। मिर्ज़ापुर कालीन उद्योग के लिए भी जो है वो फेमस है। ठीक है, इसका एक्सप्लेन देखेंगे। मिर्ज़ापुर मंडल को विश्व में उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है, क्योंकि मिर्ज़ापुर मंडल में संत रविदास नगर जिले, जिसका उपनाम भदोही है, यह कालीनों के लिए विश्वविख्यात है। यहाँ हर वर्ष 10,000 करोड़ से अधिक का कालीन व्यापार होता है और अन्य देशों में भी निर्यात किया जाता है। ठीक है, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है। ठीक है, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है, तो भू अधिकारों के प्रलेख है जमाबंदी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि जमाबंदी से क्या तात्पर्य है। भू अधिकारों के प्रलेख होता है जमाबंदी में। ठीक है, इसमें जमाबंदी का आशय भू अधिकारों के प्रलेख से है। ब्रिटिश काल में जमाबंदी भू अधिकारों के प्रलेख होते थे। जमाबंदी भूमि रिकॉर्ड या राजस्व रिकॉर्ड का सबसे अधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। जमाबंदी में भूमि के मालिकों का नाम, भूमि का क्षेत्रफल, मिट्टी का प्रकार, खेती जमीन पर देय अंकित रहती है। देय जो कर रहती है वो भी अंकित रहता है, किसका कितना लगान हुआ ये भी अंकित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के मिलें सबसे अधिक हैं। ठीक है, तो चीनी मिल सबसे अधिक है, ये आप जानते हो, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में है गन्ना प्रमुख रूप से जो है कमर्शियल क्रॉप के उसमें आता है, तो उसे उगाया जाता है। ठीक है, गन्ने को उगाया जाता है, तो ये गन्ना इसमें है। बहुत ही चीनी मिल जो है उत्तर प्रदेश में बहुत सी पाई जाती हैं। ठीक है, इसका है उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश गन्ने के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन वाला जिला मुजफ्फरनगर है। ठीक है, राष्ट्रीय गन्ना शोध संस्थान कोयम्बटूर कर्नाटक में है। अगर पूछ ले आपसे चीनी का है कहाँ पे है, तो चीनी का कानपुर में है। ठीक है, गन्ना पूछे तो कोयम्बटूर में है, लेकिन चीनी शोध संस्थान कहाँ पे है, तो ये कानपुर में है, और दाल का भी कानपुर में ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है SGSY का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, SGSY का आपको पूर्ण रूप बताना है, तो इसका है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं SGSY का पूर्ण रूप स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना है। यह योजना ग्रामीणों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक समन्वित कार्यक्रम के रूप में अप्रैल 1999 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण BPL परिवारों की आय का सृजन करने वाली आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से सतत आय उपलब्ध
कराना है ताकि उन्हें गरीबी रेखा से बाहर लाया जा सके। ठीक है, और गरीबी रेखा के अगर पूछ ले कि कितना मानक रखा गया है, उनका आय कितना होना चाहिए, तो प्रतिवर्ष 20,000 से कम जो है या 20,000 है तो उनका जो है गरीबी रेखा के नीचे उन्हें माना गया है। ठीक है, 20,000 से ऊपर है तो बीपीएल की सूची में नहीं आएंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर में नहीं आएंगे अगर उनका 20,000 से अधिक है एक साल में जो आय है उनका। ठीक है, अगला देखेंगे, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता था। तो 1 बीघा मध्य भारत में कितने हेक्टेयर के बराबर होता था, ये होता था 2569। ये कभी कभी 2569 होता है या 2548 भी लिखा रहता है, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, ये ऑप्शन जो डी है ये राइट हो जाएगा। ठीक, इसका एक्सप्लेन देखते हैं कि मध्य भारत में एक पक्का बीघा, यहाँ पे आप देख लीजिए, पक्का बीघा जो है 2529 हेक्टेयर का होता था, 0.2529 हेक्टेयर का होता था। 1 हेक्टेयर में 3.95 या 3.92 पक्का बीघा होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1 हेक्टेयर में कितना पक्का बीघा होता है, तो 3.95 या 3.92 होता है। ठीक है, पक्का बीघा। और एक जो 1 हेक्टेयर होता है वो 100 आर या एयर या आयर जो लिखा रहता है उसके बराबर होता है। ठीक है, आप अभी खतौनी निकालते होंगे तो उसमें एयर ही लिखा रहता है। ठीक है, वो आप जब खतौनी निकालेंगे अपना तो आपको पता चलेगा उसमें हेक्टेयर में ही लिखा रहता है या एयर में लिखा रहता है बहुत सी जगहों पे। ठीक है, और 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। ठीक, अब अगला देखते हैं, कौन से शास्त्रीय नृत्य का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है, तो कथक हुआ है। इसका आप जानते हैं, इसके अगर प्रमुख पूछ ले कि कौन है जो कलाकार हैं, तो बिरजू महाराज का आप नाम सुनते होंगे, ये फेमस कथक के ही कलाकार हैं। ठीक है, अगर पूछ लेता है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश का है, याद रखेंगे। घूमर कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है लेकिन राजस्थान का लोक नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो भरतनाट्यम है, ये भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है, ये शास्त्रीय नृत्य ही है। और भरतनाट्यम और जो तमिलनाडु का है और फिर केरल का है वो है कथकली है, और फिर एक है मोहिनीअट्टम। ठीक है, तो उसके 2 हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय नृत्य कथक का उद्भव हुआ है। किसी कथा को थिरकते हुए कहना कथक कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिल गया है यहाँ पे, इसको ध्यान रखना है कि कथक क्या होता है। ठीक है, हैं, तो ये कथा को थिरकते हुए कहना कथक कहलाता है। प्राचीन काल में कथक को कुशिलों के नाम से जाना जाता था। ये भी आपको याद रखना है कि कथक को प्राचीन काल में कुशिलों के नाम से जाना जाता था, जबकि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी और तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले ही ऊपर बता दिया था। ठीक है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 2011 के अनुसार आपको बताना है, तो 829 है, ये आपको ही पता है। 829 2011 के अनुसार से उत्तर प्रदेश की जनघनत्व है। ठीक है, अर्थात 1000 किलोमीटर स्क्वायर में जो है 829 लोग रहते हैं, जनसंख्या घनत्व का अर्थ ये होता है। ठीक, इसमें देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद, यानी जो अभी नोएडा में आता है। ठीक है, नोएडा के बगल में है। जबकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर है, ये झांसी के पास में पड़ता है ललितपुर। ठीक है, और जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या होती है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। ठीक है, तो ये आपको बताना, तो ये 685 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया था, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 685 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से की गई थी। 2 अक्टूबर 2014 के पूर्व चल रही निर्मल भारत कार्यक्रम को स्वच्छ भारत अभियान के में शुरू किया गया। इसके बारे में घोषणा 15 अगस्त 2014 को की गई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ठीक है, और ये अगर पूछे कि कब बंद हुआ स्वच्छ भारत मिशन जो है, तो ये 2019 में पूरा हो गया इसका 5 साल, और अब जो चल रहा है वो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 चल रहा है। ठीक है, तो अगला देखेंगे, अगला इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं, तो 18 मंडल हैं। आपको पता है
कि 18 मंडल हैं, जिसमें देवीपाटन मंडल बहुत ही मुख्य है, क्योंकि इसमें देवीपाटन कोई नाम, बाकी सब जितने भी मंडल हैं वो किसी न किसी जिले के नाम पे हैं, ठीक है। और जो ये है जो देवीपाटन मंडल है, इसमें अलग से 4 जिले आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर 4 जिले आते हैं देवीपाटन मंडल में, ठीक है। इसमें किसी जिले के नाम पर नहीं है इस मंडल का नाम। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कुल 18 मंडल हैं। लखनऊ, कानपुर और मेरठ मंडल में सबसे ज़्यादा 6-6 जिले आते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में कुल 350 तहसील, 821 ब्लॉक और 652 नगर निकाय वाले नगर हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है डेटा, 350 तहसील, 821 ब्लॉक और 652 नगर निकाय वाले नगर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसर में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। ये कितना लक्ष्य रखा गया था, तो ये 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। और इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल का पुनर्गठन 10 नवंबर 2017 को किया गया। इस योजना के अंतर्गत 2022 तक हर ग्रामीण व्यक्ति को 70 लीटर प्रति व्यक्ति पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। यहाँ उत्तर प्रदेश, अब नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में मनरेगा प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में पूछ रहा है कि किस वर्ष किया गया था, तो 2006 में किया गया था उत्तर प्रदेश में ही। अगर पूछ ले कि सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था, तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया था, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में 2006 में ही किया गया था। और अगर पूछे मनरेगा का ये जो MG है आगे, यानी महात्मा गांधी कब नाम हुआ, जब ये शुरू किया गया था तब इसका नाम नरेगा था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। उसके बाद इसमें MG जो जोड़ा गया, यानी महात्मा गांधी जो जोड़ा गया है, वो 2 अक्टूबर 2009 से जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी ये भी पूछ लेता है। और अगर पूछ ले कि संपूर्ण देश में कब लागू हुआ है, तो ये 2 फरवरी 2008 से लागू हुआ है संपूर्ण देश में, ठीक। अगला देखते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन इसके बारे में आप पढ़ लीजिए। और मनरेगा आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में मनरेगा की शुरुआत 2006 में की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का 2 अक्टूबर 2009 में नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। इसमें एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की रोजगार गारंटी प्रदान की जाती है, ठीक है। और अगर इसमें पूछ लेता है कि केंद्र और राज्य का कितना सहभागिता है इसमें, तो इसमें जितना है 75% जो है वो केंद्र सरकार मतलब इसमें पैसा देती है, और जो 25% है वो राज्य सरकार देती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, एडिशनल फैक्ट है, ये भी पूछ लेता है, ठीक है। फिर है 89 जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में राज्यों में कौन सा स्थान है, तो ये चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि में, ये आप जानते हैं। और जो जनसंख्या में है वो पहला स्थान है, ठीक है। और अगर आपको शीर्ष जो 4 राज्य हैं वो भी याद होने चाहिए। तो पहला नंबर है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से वो राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है और चौथा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, तथा जनसंख्या की दृष्टि से इलाहाबाद सबसे बड़ा है, ठीक है। और अगर कभी पूछ लेता है कि सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है, तो वो श्रावस्ती है, जो नेपाल से के बॉर्डर से सटा हुआ है, ठीक है। ये देवीपाटन मंडल में ही आता है, श्रावस्ती सबसे पिछड़ा जिला हुआ है, ठीक है। यानी सबसे कम साक्षर अगर पूछ ले, साक्षरता के परिप्रेक्ष्य से अगर पूछ ले तो वो होता है, ठीक। अगला है 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में BPL के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है। ये मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ कि इसमें कितना जो है कहा गया था, तो ये 20,000 जो बिलो पॉवर्टी लाइन का था वो कहा गया था, ठीक है। 20,000 इसमें कहा गया है, ठीक। अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है उसका एक्सप्लेन आप देख लीजिए कि 9वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1997 से 2000 तक चली थी, इस योजना का मुख्य लक्ष्य घरेलू मानव संसाधनों में वृद्धि करना। अगर यहाँ पे कभी कभी पूछ लेता है लक्ष्य क्या था, तो ये आपको याद रखना है, मुख्य लक्ष्य घरेलू मानव संसाधनों में वृद्धि करना। इसी योजना में BPL के लिए निश्चित की गई वार्षिक
पारिवारिक आय 20,000 रुपये थी। ठीक है, परिवार के सभी स्रोतों से जो होता है वो वार्षिक पारिवारिक आय होता है। 9वीं पंचवर्षीय योजना कृषि की दृष्टि से सबसे हानिकारक योजना थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि कृषि के दृष्टि से सबसे हानिकारक योजना कौन सी थी, वो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। ठीक, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये है मुगल सराय क्षेत्र। ठीक, आप रेल के इंजनों पर भी देखते होंगे मुगल सराय लिखा रहता है, तो मुगल सराय में उसका इंजन संयंत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप देख लेंगे कि इसका क्या है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले में डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप, जो वाराणसी जिले में है, DLW जिसको बोलते हैं, स्थापित है, जो भारतीय रेलवे को डीजल इलेक्ट्रॉनिक इंजन तथा इसके पार्ट्स का निर्माण करता है। यह वर्कशॉप मुगल सराय से बिल्कुल निकट स्थित है। ठीक, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, सिवाय यानी किसको छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में जो है वृक्षारोपण कर सकता है, जो ये सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है, तो नगरीय औद्योगिक संपदाओं में, ठीक है, और फिर सड़कों के रेल पटरियों में, नगरीय औद्योगिक संपदाओं में सड़कों के रेल पटरियों के साथ भी कर सकता है ये। ठीक, ये आपको पता है। निम्नकृत वन आरक्षित क्षेत्रों में यहाँ भी कर सकता है। फसल के लिए अनुपयुक्त भूमि पर यहाँ भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकता है। ठीक है, नगरीय औद्योगिक, ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर नहीं कर सकता है, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक, तो है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम नगरीय औद्योगिक संपदाओं पर नहीं किया जाता है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 1976 में चलाया गया था। ये आप एक एडिशनल फैक्ट याद रखेंगे कि कब चलाया गया था, तो 1976 में चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1945 में किया गया था। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे उस समय संयुक्त प्रांत नाम हुआ करता था, क्योंकि ये आज़ादी से पहले की जो योजना है, अधिनियम है, ये आज़ादी से पहले की है, 1945 की। तो उस समय जो संयुक्त प्रांत होता था उत्तर प्रदेश, तो उसके जो गवर्नर थे उसके द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, सन 1945 में उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था। उत्तर प्रदेश में पहली बस सेवा 15 जुलाई 1947 को लखनऊ से बाराबंकी के लिए उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज नामक संगठन के द्वारा शुरू की गई थी। ये भी आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 15 मई 1947 को, ये याद रहे या ना रहे, लेकिन ये 1947 आपको याद होना चाहिए कि 1947 को लखनऊ से बाराबंकी के लिए उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज नामक संगठन के द्वारा जो है वो पहली बस सेवा शुरू की गई थी। ठीक, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या थी? ठीक है, तो ये थी 33% जो थी वो सामान्य के लिए थी, 33%। ठीक है, और अगर पूछ ले एससी के लिए या और एसटी के लिए कितना था, तो ये 45% था, जो एससी एसटी के लिए था सब्सिडी के रूप में वापिस करने के लिए। ठीक, और इसमें ये आपको याद रखना है, यहाँ पे देख सकते हैं अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी को 7500 रुपये और एससी वर्ग को 10,000 रुपये का अनुदान मिलता है। यह योजना 25 सितंबर 1991 को प्रारंभ की गई थी। ये आपको याद रखना है कि ये अंबेडकर विशेष रोजगार योजना 1991 और 25 सितंबर को शुरू की गई थी। ठीक, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन को पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? ठीक है, तो ये दैनिक आवृत्ति पर करनी चाहिए। डेली स्वच्छता का आपको जो है जांच पड़ताल करनी चाहिए। ठीक है, तो ये उस योजना के अंतर्गत ही था। ठीक, इसका जो एक्सप्लेन है वो हम देखेंगे कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन को पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल दैनिक आवृत्ति पर करनी चाहिए। यह योजना 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता था। ये आपको ध्यान रखना है कि मिड डे मील योजना कब शुरू हुई, तो ये 1995 से शुरू हुई, 15 अगस्त 1995। ठीक, आप बार बार इसको अगर करेंगे तो रिपीट करेंगे तभी आपको याद हो पाएगा। ये जो डेट वाले होते हैं ये बहुत ही मतलब रटने वाले चीज़ होते हैं, इसमें कोई समझने वाली चीज़ होती ही नहीं है। ठीक, फिर है एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? तो ये 33% आरक्षित होते हैं। ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए पद जो होते हैं वो 33% आरक्षण होते हैं। यहाँ पंचायती राज्य प्रणाली जो होता है, यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, व्याख्या जो ए लिखा हुआ है ए नहीं सही है, ये 33% है, ये सही है। बाकी एक्सप्लेनेशन जो है ये सही है। ठीक है,
तो ये कब का है? ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए। ठीक है, जो जो आरक्षित होने चाहिए पूछा है। देखिए, पंचायती राज प्रणाली में गांव या छोटे कस्बों के स्तर पर पंचायत या ग्राम सभा होती है। भारत सरकार में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33 से बढ़ाकर 50 कर दिया गया है। बिहार प्रथम राज्य है जो पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये अगर अभी केवल बिहार में है, ठीक है, ये केवल बिहार में है। उत्तर प्रदेश में हालांकि 33% ही है, अभी यहाँ लागू नहीं हुआ। अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पूछे तो आपको 33% ही लगाना है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि कितना मतलब होना चाहिए, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए। तो ये 50% ही होना चाहिए। इस हिसाब से बिल्कुल सही है ये 50%, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पूछे कितना हो है, अगर वर्तमान में कितना है उत्तर प्रदेश में, तो ये 33% तब सही हो जाएगा। ये आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक, फिर है ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था। तो ये लेखपाल द्वारा ही किया जाता था। ठीक है, लेखपाल ही होता था, पटवारी नाम होता था उस समय लेखपाल का। अगर यहाँ पटवारी आ जाए तो भी आपको पटवारी ही लगाना है। वर्तमान समय में भूमि पंजीकरण का कार्य लेखपाल करता है। ब्रिटिश शासन काल में उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण का कार्य लिपिक द्वारा किया जाता था। तो ये लिपिक द्वारा नहीं किया जाता था, लेखपाल ही करता था। ठीक है, ये आपको जो यहाँ पे ध्यान रखना है कि लेखपाल, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और आयोग ने इसे ही सही माना है। ठीक है, और अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप लिपिक लगा सकते हैं, अगर लेखपाल नहीं है तो। ठीक, राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं। तो राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, आपको पता है कि राज्यसभा में 31 है, लोकसभा में 81 है। और अगर पूछ ले कि विधानसभा में कितनी है, तो विधानसभा में 403 है और 100 सीट जो है वो विधान परिषद में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, अगला है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा एक्सप्लेन है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 31 हैं। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, यह कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति वेतन भत्ते आदि राज्यसभा के सभापति का पाता है, ना कि उपराष्ट्रपति के पद का। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सीटों की संख्या 80 है। ठीक है, लोकसभा में 80 है, सॉरी मैंने 81 बता दिया, 80 है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो ये समाजवादी पेंशन योजना शुरू की गई थी। इसमें क्या होता था, 500 रुपया प्रति माह मिलता था। ठीक है, मैं इसका पूरा एक्सप्लेन यहाँ पे आप दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं। बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए समाजवादी पेंशन योजना की शुरुआत की गई। यह योजना 2014-15 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना में बीपीएल परिवार के मुखिया को 500 रुपये प्रति माह की दर से त्रिमासिक किस्त 1500 रुपये लाभार्थी के सीधे बैंक खाते में भेज दिया जाता है। ठीक है, हालांकि ये योजना अभी बंद हो गई है, क्योंकि जब ये समाजवादी की सरकार थी, यानी जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय ये योजना चालू की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये इटावा जो है जिला न्यायालय, ये कार्य करता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका। यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का इटावा जिला और कानपुर देहात जिला न्यायालय उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करते हैं। कानपुर देहात का मुख्यालय जो है वो अकबरपुर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कानपुर देहात भी, अगर मतलब दो में से तो एक ही आएगा, ये पक्का है, या दो आएगा तो उसमें से एक ऑप्शन ये भी करके रहेगा। अगर ए बी में दोनों है तो ए और बी दोनों, ऐसा भी एक तीसरा ऑप्शन रहेगा, तो आपको वो लगाना है। नहीं तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि इटावा जिला और कानपुर देहात जिला दोनों न्यायालय उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना था। मैं आप लोग से उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर